मॉर्निंग, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ आरसीसी। आज हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूएसएम में डिज़ाइन कैसे करते हैं। जैसे अब तक हम लोग ने लास्ट क्लास में डब्ल्यूएसएम में मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सीखा था। अभी हम लोग डब्ल्यूएसएम में डिज़ाइन क्या करते हैं, कैसे करते हैं वो सीखेंगे। डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है, व्हाट द टर्म डिज़ाइन सिग्निफाइज। मतलब इसका मतलब ये होता है कि बेस्ड ऑन द लोडिंग कंडीशंस, इट मीन्स बेस्ड ऑन द गिवन लोडिंग एंड सपोर्ट कंडीशंस वी हैव टू डिसाइड द सेक्शन डायमेंशंस टू बी प्रोवाइडेड यूजिंग सुटेबल ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। मतलब एक अगर जैसे एक बीम है ना, इस टाइप की एक बीम है तो इसकी एक लोडिंग होगा कि मतलब इस पर कुछ लोड लग रहा है, यूडीएल भी लग सकता है। तो इसमें सपोज यूडीएल लग रहा है, इसका है कि मान लो 5 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है यूडीएल। तो हमें ये डिज़ाइन करना होता है कि इस लोड लगने की वजह से इस बीम, अगर हम इस बीम को डिज़ाइन करें फॉर एग्जांपल M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से और Fe415 स्टील इसमें प्लेस करें, तो डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि हमें इस बीम का इस लोडिंग की वजह से हमें कितना डायमेंशन देना होगा इस बीम का, यानी इसकी विड्थ हम कितनी देंगे, इसकी डेप्थ हम कितनी देंगे, इसमें अमाउंट ऑफ स्टील कितना प्रोवाइड करेंगे। तो ये मतलब होता है डिज़ाइन का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक यूडीएल है, सिंपली सपोर्टेड कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर इसका इतने यूडीएल लग रहा है तो इतने यूडीएल की वजह से बेंडिंग मोमेंट क्या डेवलप होगा, तो वो हम निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल यूडीएल होता है तो यूडीएल के लिए क्या होता है, डब्ल्यूएल स्क्वायर बाई 8 होता है। पॉइंट लोड होता है तो उसके लिए अलग होता है। डिफरेंट आपने स्ट्रक्चर्स में पढ़ रखा होगा। तो जिस हिसाब से लोडिंग कंडीशन दे रही है उस हिसाब के लिए हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे और उस हिसाब को हम डिज़ाइन कर देंगे। और बीम के डायमेंशंस बी, डी और AST, एरिया ऑफ स्टील हम बता देते हैं। ये बेसिकली डिज़ाइन कहता है हमसे, ठीक है। तो डिज़ाइन फार्मूला अभी हम बात करते हैं कि डिज़ाइन फार्मूला है और क्या हम यूज़ करेंगे डिज़ाइन फार्मूला। डिज़ाइन फार्मूला बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है। हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि डिज़ाइन फॉर हमेशा बैलेंस केस के लिए की जाती है ना। प्रेफर हम लोग किसके लिए करते हैं, प्रेफर हम लोग अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं। अंडर रेनफोर्स जो कि बैलेंस से जस्ट अंडर रेनफोर्स्ड है, मतलब बैलेंस से जस्ट नीचे, क्योंकि वो डक्टाइल डिटेलिंग करता है। मतलब अंडर रेनफोर्स सेक्शन इसलिए डिज़ाइन में प्रेफर करते हैं क्योंकि जब फेल होते हैं तो उनकी डक्टिलिटी होती है, वो थोड़ा उसमें मतलब वो डक्टाइल फेलियर होता है उनका। इस वजह से हम अंडर रेनफोर्स डिज़ाइन करते हैं। लेकिन हम अब जब भी डिज़ाइन करेंगे तो बैलेंस सेक्शन के लिए ही डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में जो यूज़ होगा वो बैलेंस सेक्शन के लिए यूज़ होगा। लेकिन प्रेफर हमेशा हम अंडर रेनफोर्स करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो थोड़ी डक्टिलिटी है, सडन फेलियर ना हो। ओवर रेनफोर्स सेक्शन करेंगे उसमें सडन फेलियर हो जाएगा, तो बैलेंस सेक्शन में क्या होगा, सडन फेलियर ना हो। इस वजह से हम उसको अंडर रेनफोर्स प्रेफर करते हैं। मतलब अगर वैसे तो हम बैलेंस जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो सब में हम बैलेंस डिज़ाइन करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है डिज़ाइनिंग का और कैसे करते हैं, कहीं कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा है उसी से डिराइव होकर आता है। जैसे बेंडिंग मोमेंट है ना, तो हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए सॉरी पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या फॉर्मूला क्या होता था। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का होता है हाफ कंप्रेशन साइड से क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, हाफ B इंटू XC सिग्मा CBC D माइनस XC/3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, बेंडिंग मोमेंट से। क्योंकि पहले क्या था कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या था बीम का, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था बीम का कि इस बीम की मैक्सिमम कैपेसिटी बेस्ड ऑन द डायमेंशंस वो इतना लोड बियर कर लेगी। अभी हमारा केस क्या है, रिवर्स है। अभी हमको क्या करना है, हमको डायमेंशंस नहीं पता है, हमको डायमेंशंस बताने हैं। तो हम सिंपल है बेंडिंग मोमेंट जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हम इक्वेट कर देंगे बेंडिंग मोमेंट के, ठीक है। तो इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विद बेंडिंग मोमेंट, और जो फॉर्मूला है वो रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने रख दिया हाफ B इंटू XC इंटू सिग्मा CBC D माइनस XC/3। यह फॉर्मूला पढ़ चुके हो। यहाँ पे B क्या होता है, विड्थ ऑफ बीम, XC क्या होता है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सिग्मा CBC होता है एक्सट्रीम फाइबर पे कंप्रेशन, और D इफेक्टिव डेप्थ, XC क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे XC पता है क्या होता है, K इंटू D होता है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। XC क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते थे, M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। तो अगर इस पूरे जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसमें M पता होता है हमको 280/3 सिग्मा CBC होता है ना, सिग्मा CBC बेस्ड डिपेंड करता है कंक्रीट पे, सिग्मा ST डिपेंड करता है स्टील हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो ये पूरा टर्म क्या है, इस पूरे कांस्टेंट को अगर हम K लिख लें और ये तो इफेक्टिव डेप्थ है तो हम इसको रिप्लेस करते हैं। XC को हम किससे रिप्लेस करते हैं, K इंटू D से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हाफ B इंटू XC को हमने क्या कर दिया, K इंटू D कर दिया, इंटू सिग्मा CBC ब्रैकेट में D माइनस XC की जगह फिर हमने क्या कर दिया, K इंटू D/3, ठीक है। तो अभी फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। देखिए कि हमने क्या किया, हमने ये कोशिश किया जितने भी कांस्टेंट्स टर्म हैं सबको क्लब कर दिया।
तो हमने यहाँ किया, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, तो हमने यहाँ डी क्लब करके और 1 माइनस डी बाहर निकाल लिया, 1 माइनस के बाई 3 हमने यहाँ पे अलग कर लिया, और जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं सबको एक साथ ले गए, यानी हाफ के सिग्मा CBC 1 माइनस के बाई 3, और जितने भी वेरिएबल टर्म है जैसे बी विड्थ ऑफ द बीम है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम है, इसको अलग कर लिया। ठीक है, तो हमारा मकसद है कि हम जितने भी कॉन्स्टेंट है सबको अलग कर लें और जितने वेरिएबल्स हैं सबको अलग करें जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो यहाँ पे हाफ के सिग्मा CBC 1 माइनस के बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा CBC 3 को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करने के लिए सी से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और 1 माइनस के बाई 3 इसको जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बेसिकली लीवर आर्म फैक्टर बोलते हैं उसको, जे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस के बाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ के, ऐसे ही सिग्मा CBC को सी से कर दिया, सी वही वैल्यू है 8 पॉइंट जो भी होगा बेस्ड ऑन द ग्रेड ऑफ क्वांटिटी, 1 माइनस के बाई 3 को जे कर दिया बी इंटू डी स्क्वायर। तो इस पूरे कांस्टेंट है हाफ के इंटू जे इंटू सी, इसको हमने क्या कर दिया, यानी हाफ क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, एक नया टर्म क्यू इंटू बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, अब डिज़ाइन फॉर्मूला क्या होगा, हमें क्या निकालना होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बी बेंडिंग मोमेंट क्यू इंटू बी इंटू डी स्क्वायर। हमें क्या निकालना होता है, डायमेंशन निकालनी होती है, नहीं डेप्थ निकालनी होती है, डेप्थ निकालना होगा, बी विड्थ निकालना होगा। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट अपॉन क्यू इंटू बी। अब यहाँ पे क्यू तो पूरे कॉन्स्टेंट्स वाला टर्म है वो निकल आएगा, बेंडिंग मोमेंट आपको इक्वेशन में दिया हुआ किस लोड के लिए डिज़ाइन करना है। बी जो है यहाँ पे बी आपको नॉर्मल, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में अगर दिया है तो वेल एंड गुड, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम बी को एज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या होता है, d/2 हम एज्यूम कर सकते हैं। ये अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विड्थ ऑफ द बीम क्या है तो नॉर्मल वॉल ले लेते हैं, वरना हम बी वॉल साइज़ पर भी डिपेंड करता है कि हम जो वॉल साइज़ है उस हिसाब से हम नहीं चाहते, करके कॉन्ट्रैक्टर कहता है हमको बीम दिखे ना, ठीक है, तो जितनी हम वॉल के डायमेंशंस ले रहे हैं उतना हम बी ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब तो हमने बताया दो चीज़ होती हैं डिज़ाइन में, एक होता है डायमेंशन बताना यानी बी इंटू डी बताना कि आपकी विड्थ क्या होगी बीम की और डेप्थ क्या होगी, और दूसरा फैक्टर क्या होता है आपको AST बतानी है, सरिया बताना, हम सरिया कितना डालेंगे। तो अब इस सरिया कैसे निकालेंगे, सरिया निकालने के लिए हम टेंशन साइड वाला फॉर्मूला इक्वेट कर देते हैं। टेंशन साइड वाला फॉर्मूला क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू सिग्मा ST इंटू AST डी माइनस XC/3। ठीक है, तो सिग्मा ST इंटू AST डी माइनस XC को हमने अगेन क्या कर दिया, KD/3 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने अगेन डी कॉमन है, डी बाहर निकाल लिया, सिग्मा ST इंटू AST इंटू डी 1 माइनस k/3। अब यहाँ अगेन क्या है 1 माइनस k/3 क्या है, जे है, तो इससे रिप्लेस हो जाएगा सिग्मा ST इंटू AST इंटू डी इंटू जे। अब हमें AST निकालना है इस पूरे इक्वेशन से, यानी बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, AST निकालना है, तो AST इधर रखने थे, बाकी सब हम इसके नीचे ले आए। तो AST क्या हो जाएगा, AST इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट अपॉन सिग्मा ST इंटू जे इंटू डी। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला हो जाता है AST निकालने का। तो दो फॉर्मूले जो आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे डिज़ाइन में, एक तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, यानी D इज इक्वल टू क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट अपॉन Q इंटू बी, और दूसरा फॉर्मूला होता है AST इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट अपॉन सिग्मा ST इंटू जे इंटू डी। ये सारे टर्म्स आपको पता है कि सिग्मा ST क्या होता है, स्ट्रेस इन स्टील पे डिपेंड करता है, Fe415 या Fe250 जैसा स्टील है उसका सिग्मा ST वैल्यू हम कोड से देख लेंगे। J 1 माइनस k/3 होता है, D इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो फॉर्मूलेज होते हैं जिसके हेल्प से हम डिज़ाइनिंग करते हैं। सबसे इसको समझने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन है, उसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है। तो एक क्वेश्चन है आपका, डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम ऑफ विथ 400 mm। विथ 400 mm मतलब बी हमको यहाँ पे दे दिया गया कि 400 mm है, फॉर अ लोड ऑफ 45 kN/m, एक्सक्लूसिव सेल्फ वेट। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपका है कि एक्सक्लूसिव सेल्फ वेट, यहाँ पे सेल्फ वेट नहीं दिया हुआ है। द बीम इज सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पैन ऑफ 7 मीटर, 7 मीटर का स्पैन है, यूज M25 कंक्रीट और Fe415 स्टील। तो एक आपको सिंपली इस तरह की एक बीम है, ठीक है, इस तरह की एक बीम है, और इस बीम की जो स्पैन है वो क्या है 7 मीटर है। ठीक है, इस बीम पे जो लोड लग रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, और लाइव लोड जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 45 kN/m का जो लोड लग रहा है वो लाइव लोड लगता है, एक्सक्लूसिव सेल्फ वेट। देखिए कभी भी हम डिज़ाइन करते हैं तो इसमें हम जो बीम्स होती हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं RCC स्ट्रक्चर्स, उसमें उनका डेड लोड का भी कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डेड लोड भी काफ़ी नेसेसिटी होता है। तो हमें डेड लोड इसमें नहीं दिया हुआ है, तो डेड लोड भी हमको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। और कभी भी क्वेश्चन अगर आपको दिया ना हो और आप सोचें कि डेड लोड इनकॉर्पोरेट करना है नहीं करना है, तो डेड लोड हमेशा ही इनकॉर्पोरेट करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है या यहाँ पे लिखा होता है इंक्लूसिव सेल्फ वेट, यानी सेल्फ वेट मिला के, तब हम नहीं करते। यहाँ पे तो क्वेश्चन में लिख भी दिया एक्सक्लूसिव सेल्फ वेट, यानी इसका मतलब है कि हमको डेड लोड इनकॉर्पोरेट करना है, यानी डेड लोड निकालना है।
आइए देखते हैं किस तरह करते हैं इसका। सबसे पहले है लाइव लोड कितना दिया हुआ है, लाइव लोड है 45 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास कि लाइव लोड है हमारे पास 45 किलो न्यूटन मीटर, ओके ठीक है। अब आपको क्या है, हमें डेप्थ नहीं पता है ना, डेप्थ तो हमें नहीं पता, वैसे डायमेंशन में बीम है उसकी डेप्थ नहीं पता है ना, अभी डेप्थ नहीं पता तो हम डेड लोड कैसे निकालेंगे। डेड लोड कैसे निकलता है किसी बीम का, है ना, डेड लोड निकलता है उस बीम का उस पे डायमेंशंस पे निकलता है कि अगर हमको किसी के वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका डेड लोड निकल आएगा। अब डायमेंशंस ही नहीं पता है तो हम डेड लोड कैसे निकालेंगे। हमको क्वेश्चन में विड्थ तो दे रखा है, विड्थ हमको दे रखा है बी की वैल्यू 400 mm, ठीक है, विड्थ हमको दे रखा है, लेकिन हमको डेप्थ नहीं दे रखा है ना। तो डेप्थ के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेप्थ को एज्यूम करते हैं ना, ये हमारा रफ एजम्पशन होता है बेस्ड ऑन द स्पैन। तो हम स्पैन अपॉन 10 ये यूनिफॉर्मली है, सब जगह लेंगे, अगर स्पैन की जो वैल्यू होगी उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए और वो आपका डेप्थ हो जाता है। तो स्पैन अपॉन 10 जो वैल्यू है ये हम इसको एक रफ एज्यूम कर लेंगे और इसके बेसिस पे हम डेड लोड निकाल लेंगे। अब डेड लोड यहाँ पे देखिए किस तरह निकालते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल ये बीम है ना, तो इसमें जो टोटल लोड यानी लाइव लोड होता है वो किस में दिया होता है, किलो न्यूटन पर मीटर में दिया होता है, यानी हर जो जितना भी लोड है वो पर मीटर यानी 1 मीटर की लेंथ में दिया होता है। तो हम लोग डेड लोड भी क्या करेंगे, हम 1 मीटर की लेंथ के लिए डेड लोड निकाल लेंगे। तो 1 मीटर की डेप्थ होता क्या है, होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही तो होता है डेड लोड। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी तो आपको आरसीसी के पता है 25 होती है, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी है 1 ना, 1 मीटर के लिए निकालना है। अब क्या है विड्थ इसकी कितनी है 0.4 यानी mm में, अगर 400 mm है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 1 हमने लिया, तो 0.4 है, हमने 0.4 ले लिया हमने इसकी विड्थ, ठीक है। और इसकी डेप्थ हमने कितनी एज्यूम करी है, डेप्थ हमने एज्यूम करी है 0.7। तो ये आपका डेड लोड इस तरह से निकलता है 25 इंटू 1 इंटू 0.4 इंटू 0.7, या इसलिए क्या b इंटू डी इंटू लेंथ इंटू 25 यानी 7 किलोमीटर पर मीटर, ये क्या आ गया आपका डेड लोड आ गया, ठीक है। टोटल लोड निकालेंगे, टोटल लोड क्या होगा, लाइव लोड प्लस डेड लोड। तो लाइव लोड कितना है 45 किलोमीटर मीटर प्लस डेड लोड कितना है 7 किलोमीटर पर मीटर, टोटल लोड कितना आ गया 52, 45 प्लस 7 52 किलोमीटर पर मीटर। अब क्या है, अब हमारा टोटल लोड आ गया, ये अगेन किलो न्यूटन पर मीटर में है। तो बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। बेंडिंग मोमेंट कैसा है, ये लोड कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह लगेगा, मतलब एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह लगेगा, ठीक है। आपको पता है कि एक बीम में अगर सिंपलिसिफाइड कंडीशंस हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है तो उसका बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, उसका बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/8। तो WL²/8 होता है तो हम निकाल लेंगे W कितना है 52 किलोमीटर पर मीटर इंटू लेंथ ऑफ स्पैन कितनी है 7/8 यानी 7²/8। यहाँ से जब हम निकालते हैं तो बेंडिंग मोमेंट कितना आता है 318.5 किलोमीटर मीटर, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला पता है, डेप्थ रिक्वायर्ड D इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट अपॉन Q इंटू P। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से हम डेप्थ निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूले से हम डेप्थ निकालने के लिए हमें बेंडिंग मोमेंट क्या पता है, बेंडिंग मोमेंट हमको पता है कितना है 318.5 किलोमीटर मीटर। Q और B भी आपको पता है, B कितना है, B आपका है 400 mm यानी 0.4 लेंगे अगर हम इसको mm में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे हमको Q निकालना है, Q हमारे लिए एक चैलेंज है। Q के लिए हमें क्या पता है, Q हम डिज़ाइन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है हाफ C इंटू J इंटू K, ठीक है। तो वहाँ से हम Q निकालेंगे हाफ इंटू C इंटू J इंटू K, ठीक है। अब यहाँ पे हमको C तो पता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया होता है, M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ किया है ना। M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए जो सिग्मा CBC की वैल्यू हम कोड में देखेंगे वो 8.5 होती है ना, 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह सिग्मा ST क्या होता है, सिग्मा ST Fe415 के लिए कितना होता है 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आप देख लीजिएगा, हम बता चुके हैं पहले भी, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम C की वैल्यू और C की वैल्यू हमको पता है, ठीक है। K की वैल्यू नहीं पता, K का फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा। K का फॉर्मूला क्या होता है, K का फॉर्मूला होता है M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, ठीक है। तो ये K का फॉर्मूला होता है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लैक्सेस के लिए हमें निकाला भी था, ये होता है। तो K का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें M पता है क्या आपको, M भी हमें निकालना पड़ेगा। M का क्या फॉर्मूला होता है, M का होता है 280/3 इंटू सिग्मा CBC। अब सिग्मा CBC फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट 8.5 होता है और सिग्मा ST Fe415 के लिए 230 होता है, ठीक है। तो M हमने निकाल लिया 280/3 इंटू 8.5 ये 10.98 आता है। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम कितना ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हमने इसको 11 ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम K की, ठीक है। तो K निकाल लीजिए, सारी वैल्यूज़ आपको पता है 11 इंटू 8.5 अपॉन 11 इंटू 8.5
प्लस 230 यानी, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो के निकाला वो आएगा आपका 0.289। आप इसको घर पे कर भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने के निकाल लिया 0.289, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम जे की बात करते हैं। जे क्या होता है 1 माइनस के बाई 3, हमने बताया था लीवर आर्म फैक्टर होता है, तो जे होता है 1 माइनस के बाई 3। तो 1 माइनस के बाई 3, 1 माइनस के आपका कितना था 0.289 आया था, तो 0.289 बाई 3 यहाँ पे कितना आ गया 0.9036, ठीक है। तो ये आपका आ गया के, ठीक है। तो आपका जे आ गया, के आ गया। अब फाइनली हमें क्यू निकालना है। क्यू क्या होता है हाफ सी जे के, तो हाफ इंटू सी यानी 8.5 इंटू जे 0.9036 इंटू के 0.289, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्यू कितना आ गया 1.109, अप्रॉक्सीमेटली 1.11 भी ले सकते हैं हम लोग, तो हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.1 ले लिया। हमें डेप्थ निकालना है, बेंड का फॉर्मूला कहता है बेंडिंग मोमेंट अपॉन क्यू इंटू बी। अब यहाँ पे देखिए हम यूनिट्स का बहुत ध्यान रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो वो है मोमेंट है वो किलोमीटर मीटर में है। तो अगर हमें डेप्थ को mm में निकालना है तो हमको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी न्यूटन mm में चेंज करना होगा, और हमने बी को भी हमको mm में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने डेप्थ को mm में निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और विड्थ और बीम को भी हमने किस में लिखा है mm में लिखा है, 400 mm में लिखा है। यहाँ से जो हमारी डेप्थ निकल के आएगी वो क्या होगी, वो mm में निकल के आएगी। यहाँ पर हमने डेप्थ निकाला, क्या आ रही है आपकी 846। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि 846 mm यहाँ पे हमारी डेप्थ निकल के आ रही है, जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू है बेस्ड ऑन लोडिंग। हमने एज्यूम कितनी करी थी, हमने एज्यूम करी थी 700। हमने क्या करी थी, हमने एज्यूम करी थी कम। अब यहाँ पे क्या है, अब हम सिंपल कह सकते हैं कि ठीक है हमने 700 एज्यूम करी थी, हम 846 ले लेते हैं, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। लेकिन ये जब करेंगे तो इसमें एक दिक्कत ये आएगी, इसमें ये दिक्कत आएगी कि ये हमारी एज्यूम्ड वैल्यू से ज़्यादा डेप्थ निकल के आ रही है। एज्यूम वैल्यू से ज़्यादा डेप्थ निकलने का मतलब समझते हैं, यानी यहाँ जो हमने डेड लोड जो एज्यूम किया था ना, डेड लोड वो तो हमने एज्यूम किया था 700 डेप्थ पे, 700 mm की डेप्थ पे, लेकिन हमारी डेप्थ बढ़ गई तो हमारा डेड लोड क्या हो जाएगा, हमारा डेड लोड हो जाएगा बढ़ जाएगा। जब हमारा डेड लोड हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट बढ़ जाएगा। तो हमें क्या है, हमें आपको यहाँ पे ये वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और हमें अपना जो स्टेप्स हैं उसको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा एज्यूम वैल्यू जो है वो गलत आ गई। अगर ये हमारी एज्यूम वैल्यू फॉर एग्जांपल 846 की जगह 600 आती तो हमारे लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, तो हम सेफ़ हैं, हम सेफ़ कंडीशन में हैं, हमारी लोडिंग जो है ना एक्स्ट्रा डिज़ाइन होगा तब कुछ नहीं करना होता। लेकिन अगर हमारे पास ये एक बढ़ी हुई वैल्यू आ रही है तो मतलब डेड लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू को यानी हमें अगेन से डिज़ाइन करना पड़ेगा, और इसमें डेप्थ को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें फॉर एग्जांपल 846 mm आ रही है हमें डेप्थ, सो वी हैव टू इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ द डी, और डेड लोड हमें अगेन फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने लेट अस टेक, अब इस बार हमने सेकेंड ट्रायल है हमारा, या हम सेकेंड ट्रायल कर सकते हैं इसको कि सेकेंड ट्रायल में हमने क्या किया, हमने 700 के मान की जगह हमने उसको डेप्थ को बढ़ा दिया, मतलब हमने 900 डेप्थ मान ली। तो टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी 950 mm। इफेक्टिव डेप्थ हमने 900 मानी, तो टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी 950 mm। 50 mm का हमने इफेक्टिव डेप्थ मान लिया, ठीक है, क्लियर कवर सॉरी। तो टोटल अब यहाँ पे अगेन हमें डेड लोड निकालना होगा। डेड लोड कितना हो जाएगा 0.95 इंटू 0.4 इंटू 1 इंटू 25 इंटू, मतलब ये है इसकी डेप्थ होगी 0.95। टोटल डेप्थ हमेशा लेंगे डेड लोड के लिए, तो 0.95 इंटू 0.4 विथ इंटू 1 इंटू 25। तो यहाँ पे कितना आ गया डेड लोड 9.5 किलोमीटर पर मीटर। लाइव लोड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 45 किलोमीटर मीटर। टोटल लोड आपका निकाल लिया 9.5 प्लस 45 54.5 किलोमीटर पर मीटर। अगेन हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा। बेंडिंग मोमेंट क्योंकि बढ़ा हुआ है, क्योंकि डेड लोड का जो कंट्रीब्यूशन है इसमें वो क्या हो रहा है, बढ़ गया है। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपका कितना निकल आया 333.8125 किलो न्यूटन। पहले कितना आया था 318 आया था, है ना। तो अभी कितना डेड लोड मोमेंट की वजह से बढ़ गया। तो अगेन जब हमने डेड लोड बढ़ गया तो हम इस मोमेंट के लिए हमें क्यू दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, है ना। हमें क्यू वही होगा, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं तो क्यू वही होगा आपका। तो हम अगेन ये फॉर्मूला ला के डी इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट अपॉन क्यू इंटू बी हम डेप्थ निकाल लेते हैं। तो हमने जब अगेन ये फॉर्मूला लगाया, इसने बढ़ा हुआ बेंडिंग मोमेंट डाला और क्यू इंटू बी किया, तो हमारे पास डेप्थ आ गई, कितनी आ गई 866.45 mm। अब यहाँ पे 866 जो 0.45 mm है ये क्या है, कम है, किससे, हमने एज्यूम डेप्थ से, यानी 900 यानी इफेक्टिव डेप्थ से। तो हमारी कंडीशन कैसी है, ओके है, कि हमारी सेफ कंडीशन है। अब हमने जो मानी थी एज्यूम डेप्थ उससे हमारी डेप्थ क्या आ रही है, कम ही आ रही है। तो हम ये डेप्थ ले लेते हैं और हेंस टेक डी इज इक्वल टू 866 आ रही है, हमने थोड़ा बढ़ा के 870 mm हमने ले लिया, ठीक है। इसमें हम टोटल डेप्थ, इसमें हम अगर 50 mm का कवर है मान लें इफेक्टिव कवर, तो आपका टोटल डेप्थ कितनी आ गई 920 mm आ गई।
ठीक है। तो आपकी हमारे इस क्वेश्चन में क्या आ गया, हमने डेप्थ हमने निकाल ली है, हमने विड्थ तो हमको क्वेश्चन में दी हुई थी। अब हमारे लिए क्या बचा है, अब हमारे लिए बचा है AST निकालना। ठीक है, हमें AST निकालना बाकी है कि हम AST प्रोवाइड कैसे करेंगे। तो AST का भी आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, AST इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट अपॉन सिग्मा ST इंटू J इंटू D होता है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे रख दीजिए। बेंडिंग मोमेंट की कितनी वैल्यू आ रही है, 333.8125 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 230, सिग्मा ST की वैल्यू कितने हैं 230 इंटू J की वैल्यू वहाँ से उठा लेंगे 1-k/3 से जो हमने पहले निकाली थी वहाँ पे 0.9036 इंटू D, जो हमारी D कैलकुलेटर वैल्यू आई थी 870 वो हम रख लेंगे। यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कुछ mm², तो 1846.202 mm² हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इतना रेनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना है। अब ये रेनफोर्समेंट आप किसी भी नंबर ऑफ बार से सेटिस्फाई कर सकते हो। तो हमें अगर 20 mm बार्स है, 16 mm बार्स है, 25 mm बार्स है, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो सपोज हमने 25 mm बार्स को लिया तो हम क्या करेंगे, टोटल रेनफोर्समेंट जो आया है उसको एक रेनफोर्समेंट के डाया से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ बार्स निकल के आ जाती हैं। तो नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालते हैं, 1846.202 डिवाइडेड बाय द डाया ऑफ 1 बार। तो डाया ऑफ 1 बार क्योंकि π/4 इंटू 25 का स्क्वायर, तो π/4 इंटू 25 का स्क्वायर कर देंगे तो कितनी नंबर ऑफ बार्स आ रही है 3.76। अब 3.76 बार्स आ रही हैं तो हम 3.76 तो नहीं पढ़ेंगे, एक ऑड नंबर इवन नंबर प्रोवाइड कर देंगे। तो 3.56 से एक बार बढ़ा के मतलब जो होल नंबर होगा 4 बार्स, तो हम 4 बार्स उसको प्रोवाइड कर देंगे। हम कैसे प्लेस करेंगे कि हाँ एक इस तरह का एक सेक्शन बना के क्लियर कवर जिसकी डेप्थ होगी, टोटल डेप्थ होगी 950 mm। ठीक है, यहाँ पे हम 4 ऐसे सरिया प्रोवाइड कर देंगे। कौन सी इफेक्टिव डेप्थ है, 900 mm की इफेक्टिव डेप्थ हम प्रोवाइड कर देंगे। बी तो आपको पता ही है कितना दिया हुआ है, 400 mm आपका बी दिया हुआ है। ठीक है, तो 400 mm आपका बी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये आपका डिज़ाइन हो गया। ये बेसिकली आपका स्केलेटन डिज़ाइन है, अभी इसको प्रॉपर डिज़ाइन नहीं कहते, ये समझ लीजिए आपका स्केलेटन डिज़ाइन है। अभी आपको जब एक बीम डिज़ाइन करते हैं इसमें बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, तो प्रॉपर डिज़ाइन नहीं है। प्रॉपर डिज़ाइन जब हम 3rd यूनिट पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके लिए इतना ही है कि अगर डिज़ाइन पूछा गया तो आपको बी बताना होगा, डी बताना होगा और AST बताना होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बी नहीं दिया हुआ है तो हम बी को d/2 से हम एज्यूम कर सकते हैं और हम d/2 मान के फिर हम बी भी बता सकते हैं। तो हम न्यूमेरिकल्स को DHAs देंगे, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।